गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी रीड अबाउट चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, है ना। द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। ये कंपनी कौन है? कंपनी यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी का जो है जिक्र किया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेज़ों का। यहाँ पे अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 आपका बताता है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपका मुग़लों का शासन समाप्त हो गया था लगभग, तो अंग्रेज़ों की सत्ता जो है इंडिया में आई थी। यहाँ पे जैसे बताया गया कि औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। औरंगजेब इनमें आखिरी शक्तिशाली राजा था, और शक्तिशाली नहीं, सॉरी, ये तो लास्ट जो था वो, हाँ, औरंगजेब ही था। और सॉरी, औरंगजेब के बाद में जो इनका लास्ट मुग़ल रूलर था वो था बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद तो ये मतलब पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता आ गई थी। ही स्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। उसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया, इसको हम इंडिया कहते हैं। आफ्टर हिज इंडिया शब्द जो है अंग्रेज़ों ने दिया है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यानी 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मैनी मुग़ल गवर्नर, सूबेदार एंड बिग जमींदार began asserting their authority and established रीजनल किंगडम, यानी अपने अपने क्षेत्र में जो गवर्नर बनाए हुए थे इनके मुग़लों के, तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया उन्होंने और अपने अपने एरिया के राजा बन गए खुद अपने आप में। एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब जो मेन सेंटर उनका दिल्ली था वो दिल्ली नहीं रहा। दिल्ली से मुग़लों की राजधानी रही थी, तो वो अब दिल्ली से सब लोग आपस में अपने अपनी जगह अपने आप में एक राजा बन गए थे अपने अपने क्षेत्र के, ठीक है। उसके बाद बाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के लगभग 1857 के बाद, अ न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन। एक नई शक्ति उभर कर आई जिसे कहते थे ब्रिटिश, है ना। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो क्या थे? एक छोटी सी ट्रेडिंग व्यापारी कंपनी थी। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरी, और कैसे इन्हें लालच आया क्या प्राप्त करने का? यहाँ पर सत्ता हासिल करने का। और हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। इतने बड़े साम्राज्य के वो स्वामी कैसे बन गए? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि ये सब कैसे घटित हुआ, ठीक है। ये देख लीजिए, इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे ये सब कैसे हुआ। ये पिक दी हुई है यहाँ पे, डीपली करके देखेंगे। ये आपके लास्ट मुग़ल रूलर हैं बहादुर शाह जफ़र, उनके बेटे हैं, ठीक है। और ये अंग्रेज़ गवर्नर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि बहादुर शाह जफ़र को किसने कैप्चर किया था? हडसन ने। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुग़ल रूलर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं रहा, तो जो वीक रूलर्स आए मुग़लों के, वो अंग्रेज़ों से टक्कर नहीं ले सके। बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पोर्टेंट, यानी फिर भी लेकिन एक नाम तो चल ही रहा था, सिंबल तो था कि हाँ ये मुग़ल सम्राट है। इनफैक्ट व्हेन अ मासिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, 1857 में एक क्रांति छिड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें बहादुर शाह जफ़र को इनको दिल्ली का मुखिया बनाया गया। मुग़ल एम्पायर एट द टाइम, बहादुर शाह जफ़र ये थे उस समय 1857 में। वंस रिवोल्ट, जब रिवोल्ट को दबा दिया गया, पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफ़र वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इन्हें रंगून की जेल में, यानी बर्मा में अंग्रेज़ों ने एक जेल बना रखी, सेलुलर जेल रंगून, बर्मा की राजधानी रंगून। बर्मा पे भी इनका कब्जा था, श्रीलंका पे भी, मतलब सब जगह इनका ही कब्जा था। किसका? अंग्रेज़ों का, ठीक है। ये व्यापार करने जाते थे और धीरे धीरे वहाँ की पॉलिटिकल और सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर लेते थे। और इन्हीं के सामने, बहादुर शाह जफ़र के सामने, इनके दोनों बेटों को जो है गोली मार दी गई, ठीक। आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहाँ, है ना। ईस्ट कैसे आई ईस्ट में? देखिए ये जो एरिया कहलाता है, ये यहाँ इंग्लैंड है इधर। अब इंग्लैंड
अब यहाँ से कंपनी ये तो हमारे तो नॉर्थ में ही पड़ गया, और लगभग हम इनके कहलाए, हम इनके ये कहलाए ईस्ट में। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे कंपनी बनाई, और कंपनी अभी आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले सेलर आए, इधर आए, इन्होंने सोचा ये इंडिया है, तो ये इंडिया निकला नहीं, तो इन्हें एक आशा लगी कि हाँ इंडिया हो, अब हम आसानी से इंडिया तक पहुँच पाएंगे। तो इन्होंने इस जगह को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया, है ना, केप ऑफ गुड होप, आशा की किरण। तो अब यहाँ पे इन्हें एक आस जगी कि हाँ भाई हम इंडिया ढूंढ लेंगे। ये सेंट हेलिना द्वीप से होते हुए आए, और इधर जाके आगे फिर ये इंडिया में इन्होंने इंडिया के रास्ते ढूंढे। और बाद में आपने आई थिंक 6-7 में पढ़ा भी होगा कि मैंने आपसे बताया था कि रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में अगर ये यहाँ से आते हैं ऐसे करके, तो ये बीच में अगर यहाँ नहर बन जाए, तो यहाँ एक नहर बना दी इन्होंने, सुएज़ नहर, 1869 में ओपन हुई थी। तो इससे जो इनकी एरिया, ये जो डिस्टेंस है, ये 7000 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस कम हो गई। ये वाली जो डिस्टेंस है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, ये वाली जो डिस्टेंस पहले यहाँ से आते थे, फिर यहाँ से आते हैं, अब तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आ जाते हैं। अब 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस से कम हो जाती है। इस ढंग से इंडिया में आए, रास्ते खोजे, व्यापार करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, है ना। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो है शासक यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, रानी एलिजाबेथ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे लिया इन्होंने जो है परमिशन, किससे ली, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ली। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, इसने इनको जो अधिकार दिया कि जाइए ईस्ट में जाइए और व्यापार करिए। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय इनके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी जो इनसे कंपटीशन कर सके। विद दिस चैप्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, अब समुद्र को पार करते हुए, नए ज़मीन की खोज करते हुए ये लोग आए, है ना। लैंड्स फ्रॉम विचेस कुड बाई गुड्स एट चीप रेट, जिससे कि ये सामान खरीद सकें सस्ते प्राइसेस पे, है ना। कैरी दैम, उनको ले जा सकें बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और अपने अच्छे दामों पर यूरोप में जाकर बेच सकें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। उस समय इन्हें किसी भी कंपनी का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट। उस समय ये मर्केंटाइल क्या है, ये ऐसी कंपनी होती थी सिर्फ केवल ये व्यापार करती थी। तो इनका जो मेन प्रॉफिट मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। उस समय कंपटीशन कोई नहीं था, बस ये केवल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल रेयर, जिससे कि वो सस्ता खरीद सकें और अच्छे दामों पर बेच सकें। द रॉयल चार्टर, शाही फरमान कहते हैं इसको, हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर। लेकिन इस चार्टर ने क्या कि दूसरी यूरोपियन पावर्स को नहीं रोक पाया। भाई अपने देश को ही तो चल सकता है कोई भी, जो राजा की आज्ञा होती है वो अपने देश के लिए, तो दूसरे देश के लिए थोड़ी ना होती। तो अदर्स भी आए, अदर यूरोपियन कंपनीज भी आने लगी, ठीक है, उसी रास्ते से। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड, ये लिखा है, डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनसे पहले पोर्तुगीज़ आ चुके थे। पोर्तुगीज़ सबसे पहले जो पहला पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था, है ना, देखिए, इट वाज वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ए पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगीज सेलर था जिसने भारत की खोज की। कहते हैं ना, भारत की खोज, हमारे भारत के पहले नहीं था, भारत तो था, लेकिन भारत के समुद्री रास्ते की खोज, यूरोप से भारत को कैसे आया जाए, ये खोज की थी। लोग कहते हैं ना भारत की खोज, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, तो ये चीज़ एक मिथ्या है। मतलब कोई ऐसी देश तो पहले भी था, लेकिन एक रास्तों की खोज है। बाई द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग, उसके बाद डच भी आए, है ना, टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन। सून द फ्रेंच ट्रेड, और फिर बाद में फ्रेंच भी आए, ठीक है। पहले पोर्तुगीज़, डच, है ना, फिर फ्रेंच आए, है ना। तो ये जो क्रम है इनका, मैं क्रम बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आए पोर्तुगीज़, है ना, फिर आए डच, ठीक,
फिर आए इंग्लिश और फिर आए फ्रेंच। ठीक, इस तरह से आए, लेकिन ये इनके आने का क्रम है, लेकिन कंपनी का जो होगा वो कंपनी का बिल्कुल अलग होगा इससे। फिर नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। उस समय जो समस्या थी मेन, इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम, एक ही चीज़ को अब सभी को ख़रीदना था। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। भारत के जो बढ़िया कॉटन था और सिल्क था, है ना, उसकी यूरोप में बहुत मांग थी। पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कैडमम, इलायची, सिनेमन, दालचीनी, है ना, ये सारी चीज़ें वर इन द ग्रेट डिमांड, इनकी बहुत डिमांड थी वहाँ पर। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस। कंपनीज यूरोप पुश अप द प्राइसेस, इन कंपनियों ने यहाँ के दाम बढ़ा दिए। अब एक नहीं, बहुत सारी कंपनियाँ इन विच दीज गुड्स कुड बी परचेज, जिस दाम पे वो खरीदना था, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ दैट कुड बी अर्न। अब इससे क्या है, दाम बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट तो कम होगा। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वाज द एलिमिनेटिंग रिवल कॉम्पिटिटर्स। अब क्या हो गया, इनमें आपस में जो है एक कंपटीशन हो गया। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर, अब आपस में अब इन लोगों को लगा, है ना, कि हमें जो है अपना मार्केट सिक्योर करना चाहिए। लेट टू फायर्स बैटल। अब इसी उकसावे में द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर लेट टू फायर्स बैटल, इसी चक्कर में इनमें आपस में बहुत भयानक युद्ध लड़े गए बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज आपस में ही, है ना। थ्रू द 17 एंड 18 सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर, एक दूसरे के जहाज़ों को जो है ये डुबोने लगे। सैंक ईच अदर अर्ली शिप, ब्लॉक, तो एक दूसरे के रास्ते बंद करने लगे, एक दूसरे के जहाज़ों पर कब्जा करने लगे, उन्हें रोकने लगे। ठीक है, तो इस ढंग से इनमें आपस में लड़ाई लड़ी गई फ्रेंच में। और लास्ट में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे, तो वैसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कराऊंगा इसमें, है ना। हुआ क्या, सब पे जीत हासिल करने के बाद, फ्रेंच को भी हराने के बाद, तो लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल होकर के आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ट्रेड वाज कैरी डाउन विद आर्म्स एंड, अब जो ट्रेड होने लगा वो आर्म्स का मतलब सुना है, यानी सेना भी रखने लगे ये लोग। एंड ट्रेडिंग पोस्ट, इन्होंने व्यापारिक चौकियाँ बनाने लगे और उनका फोर्टिफिकेशन करने लगे, क्योंकि ज़रूरी था। अरे भाई, दूसरे से कंपटीशन करना है, लड़ना है, तो ये तो ज़रूरी है ना कि हमें एक दूसरे के किसी तरह दूसरे को दबाएं, दूसरा हम प्रॉफिट लेके ना चला जाए। तो इन्होंने क्या किया, आपने अपनी चौकियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, उनका फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफिकेशन होता है किलेबंदी करना, चारों ओर से बाउंड्री करके ऊंचे ऊंचे किले टाइप से बना लेना। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड लेड टू इंसेंट कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। इसकी वजह से ही लोकल रूलर्स के साथ भी इनके झगड़े होने लगे। द कंपनी देयर फॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड, अब मुश्किल हो गया इन्हें सेपरेटली व्यापार करना, कंपनी को बहुत मुश्किल हो गया, है ना। लेट्स सी हाउ दिस हैपन, तो ये हुआ कैसे आगे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन द बंगाल। देखिए, बंगाल में इन्होंने अपना कैसे स्टार्ट किया। बंगाल में इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेटअप द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। 1651 में पहली फैक्ट्री लगाई गई हुगली नदी के किनारे। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द टाइम ऑफ फैक्टर्स ऑपरेटेड। दिस वाज द बेस, अब ये कंपनी का आधार था उस समय, है ना, कंपनी के व्यापारियों के लिए। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, अब कंपनी तो बन गई, लेकिन अब क्या हुआ, वेयर हाउस भी बनाए। वेयर हाउस किसे कहते हैं, जहाँ पे जैसे सामान तैयार होने के बाद उसमें रखा था गोदाम। और जैसे जैसे इनका व्यापार फैलता चला गया, कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। उन्होंने अपने व्यापारी को समझाया कि फैक्ट्री के आसपास आओ और यहीं पर रहने लोगों आसपास, सेटल नियर द फैक्ट्री, है ना। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग फोर्ट अराउंड, तो आप बिल्डिंग वगैरह बनाने लगे उसके चारों ओर।
2 साल बाद ये ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज। अब ये उन्हें रिश्वत भी देने लगे, किसको? मुगलों को। और उनसे इन्होंने 3 गांव ले लिए। अब 3 गांव कौन कौन से ले लिए भाई से? देखिए, एक तो ले लिया कालीकट, विच लेटर ग्रो इनटू द सिटी कैलकटा, यानी कलकत्ता, जो फिर बाद कोलकाता कहा गया। तो अब ये जो कोलकाता है ये अंग्रेजों का बसाया हुआ है। इसको पहले कैलकटा, फिर उससे पहले कालीकट कहा जाता था। तब मुगल एम्परर औरंगजेब इशू ए फरमान, औरंगजेब ने इनको एक फरमान भी इशू कर दिया था अपने मरने से पहले कि आप यहाँ पे ट्रेड ड्यूटी फ्री, आपको व्यापार में टैक्स फ्री है, आप व्यापार करिए पूरी तरह से, है ना। ठीक है, चलिए देखिए, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास नहीं है ये वाला पैरा, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, फरमान कैसे कहते हैं? रॉयल फरमान, शाही फरमान, रॉयल एडिक्ट और रॉयल एडिक्ट हो या ऑर्डर। ठीक, ये देख लीजिए, इस ढंग से इन्होंने कंपनी, ये पोर्ट टाइप कच्चे पोर्ट बनाते थे, ये वहीं पे वेयर हाउस और फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश किया। ठीक, ये इमेजिनरी पिक्स हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हैं। आगे चलते हैं। हाउ ट्रेड टू बैटल्स, रॉबर्ट क्लाइव है, एक जर्नल है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे आप लोग। तो ट्रेड से, व्यापार से अचानक लड़ाइयों पे कैसे पहुंच गए? लड़ाई लड़नी ज़रूरी थी। अब आप कहेंगे सर ज़रूरी क्यों है? बिना लड़े काम हो जाता? नहीं होता, क्योंकि जो लोकल रूलर थे और आपस में तो खुद लड़ाई हो ही रही थी, कंपटीशन चल रहा था। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। दोनों में टेंशन बढ़ती चली गई, कंपनी में और बंगाल के नवाब में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। मैंने कहा ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो सब लोग अपने अपने आप में नवाब बन गए। तो बंगाल के नवाब बन गए आपके मुर्शिद कोली खान। मुर्शिद कोली खान वाज फॉलोड बाई द अलीवर्दी खान। उनके बाद अलीवर्दी खान बने। ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो जिसने 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ा है तो आगे तो डीपली पढ़ ही लेगा, तो बेस तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो यूपीएससी का एग्ज़ाम ही होता है, उसमें भी ये चीज़ें बेसिकली पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन से, आप बताओ कौन कौन से नवाब। सबसे पहले मुर्शिद कोली खान, दैन अलीवर्दी खान एंड दैन फिर सिराजुद्दौला। ठीक, मेन है, अभी सारे नहीं है, चिनकलिश खान वगैरह भी कई काफ़ी हैं, मतलब 9। तो उसके बाद हम आते हैं द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। आप सब स्ट्रॉन्ग थे अपने आप में। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन डिमांड लास्ट ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। तो इन्होंने कंपनी को कंसेशन वगैरह भैया मना कर दिया, डिमांड लास्ट ट्रिब्यूट। उसके बाद होता क्या है, डिनाइडेड राइट टू मिंट कॉइन्स। इन्होंने उनको सिक्के वगैरह डालने के लिए मना कर दिया। एंड स्टॉप टू फ्रॉम एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया नवाब ने। accusing the company of deceit. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। कि अब ये सब किसके अंडर में होगा? बंगाल के नवाब के अंडर में। It was refusing to pay taxes. अब कंपनी ने क्या किया? उनको टैक्स देने से मना कर दिया। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, उनको मतलब पत्र लिखने स्टार्ट कर दिए बंगाल के नवाब को। फिर ठीक नहीं, मतलब अलग लैंग्वेज में, डिसरेस्पेक्ट लैंग्वेज में। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब, है ना, एंड हिज ऑफिशियल। ठीक है, बंगाल के नवाब को और उनके अधिकारियों को इन्होंने लेटर लिखने स्टार्ट किए कि हम आपको पे नहीं करेंगे। द कंपनी ऑन स्पॉट डिक्लेयर दैट इज़ अनजस्ट डिमांड, की आपकी डिमांड गलत है। ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रूलिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटी वर रिमूव। और ये जानते थे कि ट्रेड जो है ये जो कभी फ्लोरिश होगा जब अगर ये ड्यूटीज़ ये हटा ली जाए इस पर, है ना, टैक्स वगैरह। इट वॉज आल्सो कन्विंस्ड दैट द एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय ए विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। ये भी जानते थे अंग्रेज कि अगर व्यापार को बढ़ाना है तो गाँव को ख़रीदना पड़ेगा, अपने फोर्ट को दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। द कन्फ्लिक्ट लेड द कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। इसी वजह से आपस में जो टकराव उत्पन्न हुआ दोनों के बीच, नवाब के और कंपनी के, तो अब यहाँ पे एक दोनों आमने सामने आ गए और एक लड़ाई लड़ी गई। इसका नाम दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी।
पपेट, यहाँ पे एक वर्ड है पपेट। पपेट का मतलब समझा रहा हूँ कि क्या होता है पपेट। पपेट होता है कठपुतली होता है, लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद द स्ट्रिंग। आप रस्सी से चलाते हैं जिसको, है ना, वो खुद अपने आप में कुछ नहीं होता, वो इंसान के द्वारा चलाया गया होता है, तो उसको पपेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लास। व्हेन अलीवर्दी खान डेड, जब अलीवर्दी खान मर गए तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट। कंपनी बड़ी चिंतित थी और एक कठपुतली ढूंढ रहे थे, कीन ऑन अ पपेट रूलर सो हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, जो उन्हें व्यापार में छूट प्रदान कर दे। टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिवल बिकम द नवाब, और जो सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी हो और वो नवाब बन जाए। एंड इन्फ्रिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी, अब गुस्से में सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा टू स्टॉप मैडलिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, कि आप ये जो हमारे राज्य के साथ, है ना, कोई भी छेड़छाड़ पॉलिटिकल अफेयर में मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, कोई फोर्टिफिकेशन भी नहीं करेंगे, और पे द रिवेन्यू पे करेंगे। आफ्टर नेगोटिएशन फेल द नवाब मार्च विद, ऐसा उन्होंने मना किया। तो मना किया तो फिर लगभग 30,000 सैनिकों के साथ, है ना, इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार में उसने उसको कैप्चर्ड कर लिया। कंपनी के अधिकारियों को बंदी बना लिया, उनके वेयर हाउस को कब्जा कर लिया, है ना। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, सबको डिसआर्म कर दिया, मतलब बंदूकें छीन ली गई। एंड ब्लॉक इंग्लिश शिप, उनके जहाज़ों को भी कैद कर लिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। फिर कलकत्ता की तरफ उसने मार्च किया और वहाँ के फोर्ट पे कब्जा करने के लिए। ये सब सुनने के बाद कंपनी ऑफिसर इन मद्रास सेंट फोर्सेस, ये मद्रास से देखिए वहाँ पे फोर्स भेजी गई अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। देखिए अंग्रेज डरते नहीं थे, आप उनका साहस देखिए। कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ वे। इतनी बड़ी सेना के सामने अंग्रेजों ने सेना भेज दी, चाहे मर जाए कोई दिक्कत नहीं, भेजे। मद्रास से आए कलकत्ता, और रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में रेनफोर्स बाय नेवल फीट्स, देखिए जहाज़ों के द्वारा नेवल फीट्स। प्रोलॉन्ग्ड नेगोटिएशन विद द नवाब फॉलो। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी की लड़ाई में, प्लासी एक जगह का नाम है, ये प्लास वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर, अभी बताता हूँ इसको, देखो साइड में दिया हुआ है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ प्लासी गोट इट्स नेम? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ पलासी, पलास से बना है। ये पलास का मतलब होता है ब्यूटीफुल फ्लावर, होता है पलास का फूल जिससे गुलाल बनता है। दैट यील्ड गुलाल द पाउडर यूज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ होली, होली में यूज़ किया जाता है। तो इससे प्लासी जगह है जहाँ पे होता था, तो उसे प्लासी जगह कह दिया गया। तो वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई, दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई, है ना। लगभग 30,000 सोल्जर थे किसके पास? सिराजुद्दौला के पास। रॉबर्ट क्लाइव के पास कितने थे? आई थिंक तो मैंने सुना है कि ओनली 3,000, केवल 3,000 सोल्जर ने 30,000 सोल्जर को कैसे हरा दिया, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैंने कहा ना, अंग्रेज डरते नहीं थे, है ना। उन्होंने किया डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इसी के खेमे में, सिराजुद्दौला के खेमे में फूट डाल दी, और उसके जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसको लालच दिया कि हम आपको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र लड़ा ही नहीं है, उसने सिराजुद्दौला को कैद कर लिया। अब जब राजा कैद हो जाता है तो पता ही है आपको, चेस तो अकेला ही होगा आपने, कि राजा अगर कैद हो जाता है तो फिर तो सभी लोग शांत पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला इसमें हार गया, उसको मार दिया गया। द डिफीट ऑफ द नवाब वाज देयर फोर्सेस बाय मीर जाफ़र, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर नेवर फॉट द बैटल। Clive had managed to secure his support by promising to making Nawab after crushing Sirajuddaulah. Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won India. ये लड़ाई अंग्रेज़ों के लिए एक दरवाज़ा तोड़कर इंडिया में एंट्री करने का एक सबसे बढ़िया जो रास्ता बना, यानी सत्ता पावर में आ गए थे, समझो कि यहाँ से अंग्रेज़ों की पावर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम यहाँ से आगे होकर पढ़ेंगे।